हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस। और साइंस का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। याद रखेंगे ये पहला चैप्टर है। साइंस के ही 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मोस्टली हम केमिस्ट्री, साइंस के केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का 1 शॉट क्लास होंगे और 1 शॉट वीडियो में संपूर्ण किताब का ये जो आपका संपूर्ण चैप्टर है वो हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। फ्री क्लासेज ये प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पर, तो इसका सही इस्तेमाल आपको करना है। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ आप सभी से। फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू आप ना करें, क्योंकि ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैंने सुना हुआ है, अब मैं देखता भी हूँ कि जो चीज़ें फ्री में अवेलेबल होती है ना उसका उतना वैल्यू नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, ठीक है ना। फ्री में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो इसका सही इस्तेमाल आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूं, अगर सिंपल सी बात है, रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान है क्या, ठीक है ना। इस चैप्टर पे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, समीकरण सब कुछ जानेंगे। बट सबसे पहली बात, साइंस में केमिस्ट्री शब्द आया, रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान। तो अगर कोई आपसे पूछ दे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों की संरचना, संगठन ठीक है, इतना ही आप याद रखिएगा कि किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाली जो परिवर्तन होते हैं, इन तीनों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उन्हीं को, अरे भैया ये क्या हो जाता है, डिजिटल बोर्ड भी कभी कभी हैंग करने लगता है। देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है, रसायन विज्ञान, अगर आपसे कोई पूछ दे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणधर्म में होने वाले, मतलब संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब अगर आप अच्छे तरीके से इसको बनाकर बोलना चाहें तो आप कह देंगे, अगर कोई पूछते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। समझ गए आप। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, चाहे ये है, चाहे जो चीजें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो सभी पदार्थ ही है। तो उसकी संरचना कैसी है इसका अध्ययन करेंगे, उसका संगठन कैसा है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, और उसके गुण क्या है, इन सभी में होने वाले जो परिवर्तन होगा उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। और इसके पिता कौन है, लेवोसिये। देखिए लेवेसिये भी कह सकते हैं, लेवोजियर भी कह सकते हैं, ये आपके अनुसार है। जैसे कि थॉमसन को टॉमसन भी कहते हैं। सिकंदर, आपने नाम सुना होगा सिकंदर, तो उसका नाम सिकंदर नहीं अलेक्जेंडर है, बट हमने अपने अनुसार हम कह सकते हैं अपने अनुसार हमने क्या रखा, उसका नाम रख दिया सिकंदर, जिससे हमें अलेक्जेंडर बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी तो सिकंदर कह दिया। थॉमसन बोलने में दिक्कत हो रही थी तो हमने टॉमसन कह दिया। तो ये है जी, थॉमसन का परमाणु मॉडल को हमने टॉमसन का भी परमाणु मॉडल कह दिया।
तो ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सही है जी। चलिए, मैंने थोड़ा सा अलग टॉपिक पर डिस्कस किया, बट हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपसे ना कोई ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे या कोई ऐसे आप पूछ लेंगे कि आप कितने में पढ़ते हैं, तो आप कह देंगे क्लास 10th में। तो कहेंगे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, किस चीज़ का ट्यूशन करते हैं या कहाँ से ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो आप कह देंगे हम फिजिक्स का मतलब साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे रुचि है, तो मैं उसका पढ़ाई करता हूँ। तो कह देंगे, आपसे पूछ देंगे साइंस का पहला चैप्टर क्या है, तो आप कह देंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कहेंगे ये तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, साइंस के केमिस्ट्री का। तो ये बताइए केमिस्ट्री कहते किसे हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो उस समय पर इस तरीके से क्वेश्चन अगर करें तो क्रैश क्वेश्चन, तो आप बता सके कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के पिता क्या हैं, ठीक है ना। ऐसे ही भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आधुनिक समय में अभी आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का पिता माना जाता है, और पुराने के समय में न्यूटन को क्या माना जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता। चलिए, अब हम उतना डिस्कस कर लिए ना, अब हम जानेंगे रासायनिक मतलब अब हम सबसे पहले जानेंगे अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा उसके गुण में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है, उसकी कोई भी पदार्थ है, ध्यान से समझेंगे, कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों की, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे, किसी पदार्थों की संरचना, संगठन और गुण, संरचना, संगठन तथा गुण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मतलब सॉरी, परिवर्तन अध्ययन होना तो वो रसायन विज्ञान कहलाएगा ना। तो मतलब अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुण में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। कि मान लेते हैं उसकी संरचना अभिक्रिया से पहले कुछ अलग थी, अभिक्रिया का बाद कुछ अलग हो गई, ठीक है। तो ये उसमें जो होने वाले परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन, वही क्या है, अभिक्रिया कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल से कराएंगे ना, सब समझ में आएगा। पहले परिभाषा याद हुआ कि किसी पदार्थों की संरचना, संगठन तथा गुण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे Na है और यहाँ पे Cl है, Na और Cl है। अब NaCl है ना, ये आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl का निर्माण कर दिए। तो देखिए पहले ये Na की संरचना कुछ अलग थी, Cl की संरचना अलग थी, और ये दोनों अलग अलग थे, बट ये दोनों अब तो मिल भी तो गए। तो इसकी संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है, इसकी संगठन में भी परिवर्तन हो रहा है, और इसका गुण भी में परिवर्तन हो रहा है। पहले सोडियम का गुण अलग था, क्लोरीन का गुण अलग था, बट अब ये दोनों मिल गए हैं तो अब इसका गुण कुछ अलग होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। तो आप एग्जाम्पल और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि 2H2 + O2 इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, 2H2O। ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अभिक्रिया, आपने समझ लिया। अब आता है अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। फिलहाल आज के इस वीडियो में देखिए नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हमने बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु है तो परमाणु के कौन भाग लेते हैं, नाभिक, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। आप नाभिक तो जानते हैं ना, ये एक मान लेते हैं बड़ा सा परमाणु है तो इसके केंद्र में नाभिक होता है, तो यदि परमाणु का नाभिक भाग लेगा तो उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार इस तरीके से कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बेसिक बात पता ही होगा आपको। तो ये हो गया हमारा नाभिकीय अभिक्रिया।
जिसमें क्या होते हैं, जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो ड्यूट्रियम को हम ले लेते हैं 1s2 और ट्रिटियम को ले लेते हैं 1s3। तो जब हम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को आपस में क्रिया कराते हैं ना, तो ये क्या बनता है जी, ये हमारा बन जाएगा, सबसे पहली बात 1 1 2 हीलियम बनता है, 1 1 2 हो गया, 3 2 5, तो यहाँ पे 4 बनता है और यहाँ पे N01। तो ये हमारे एक रिएक्शन आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे क्या हमें मालूम चला, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हमने ले लिया है, तो 1 1 2 मिल गए, तो 2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम यहाँ पे बन गया, और 2 3 5 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 होनी चाहिए बट 4 ही है। तो 1 कहाँ पर है, तो N0 N1 जो है ना, ये एक ऊर्जा के रूप में मुक्त हो गया, मतलब यही है नाभिक के रूप में निकल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे जी। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको कहूं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा जी, ये जिंक है ना, यहाँ से ये जिंक है, ये SO4 से क्रिया कर लेगा, तो जिंक सल्फाइड ये बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन H2 और ये O से क्रिया कर लेगा, तो H2O ये बाहर मुक्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ के होंगे। तो इसमें क्या होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंट क्या होता है, समझ लेते हैं जी। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया, देखिए दोनों को कंपैरिजन करके समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, पहला आप समझ ही गए होंगे। दूसरा कि इस अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ना परमाणु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जबकि नाभिकीय अभिक्रिया में इनमें एक प्रकार का जो परमाणु है दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। इसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैंने अभी ने एग्जाम्पल दिया था कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम अगर आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हीलियम प्लस N10, ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने दिया था। इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो इसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। पहले तो हाइड्रोजन थे पर अब हाइड्रोजन दोनों मिलकर हीलियम का निर्माण कर दिए, तो एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। बट इसमें नहीं होता है जी। इसमें अभी हमने एग्जाम्पल से आपको दिखाया था कि हमने जिंक ऑक्साइड को लिया था और H2SO4 से हमने क्रिया कराया था, तो क्या बनता था, तो जिंक सल्फेट और H2O का निर्माण हुआ था। तो इसमें अगर आप देखें इसमें कोई भी परमाणु चेंज हुआ है, देखिए इधर भी जिंक है तो इधर भी जिंक ही है, इधर SO4 है तो इधर भी SO4 है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है।
मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिंक इधर है तो इधर जाकर सोना बन गया, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यही बात है जी। तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संगठन में भले ही परिवर्तन हो रहा है बट परमाणु के रूप में नहीं होता है। अगला था, इस अभिक्रिया में अणु की संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब इस अभिक्रिया में अणुओं की संरचना संगठन में परिवर्तन हो रहा है। अणुओं की संरचना, ये अणु है तो अणुओं की संरचना संगठन में परिवर्तन हो रहा है। संरचना का मतलब जिंक ऑक्साइड था परंतु यहाँ पे जिंक सल्फेट हो गया है। तो देखिए पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और इसके साथ आ गया है, ठीक है ना। तो संरचना संगठन में परिवर्तन होगा, परंतु नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं की संरचना संगठन और गुणों में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सभी तो परमाणु ही तो हैं, ये सभी क्या है, परमाणु हैं। तो परमाणुओं के ही ना संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होगा। तो ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभी तक हमने जान लिया कि अभिक्रिया क्या होता है, फिर नाभिकीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हमने जाना। एक और बात मैं बता दूं, हमें इस सिलेबस में जो नाभिकीय अभिक्रिया है ना, इसको नहीं पढ़ना है जी, ठीक है ना। इस पर ज़्यादातर हमें इस आपके जो सिलेबस है उसमें इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है। हमें पढ़ना किस पर है, रासायनिक अभिक्रिया पर पढ़ाई करना है। तो अब हमने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जान लिया, अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूपों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई अभिक्रिया है उसको छोटे रूपों में उसका विवरण को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे क्या है, मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा, सबसे पहली बात ये एक पूरा विवरण है, इसको छोटे रूप में हम लिखना है। तो मैग्नीशियम के तार को हम ले लेंगे, तो मैग्नीशियम के तार को हमने ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यही तो हमें ये छोटे रूपों में हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आता है कि ये तो देखिए हमने क्या बताया कि किसी अभिक्रिया, ये टोटल अभिक्रिया है, तो किसी अभिक्रिया के विवरण को पूरी तरीके से विस्तार किया गया है। तो किसी अभिक्रिया के विवरण को एक छोटे रूपों में लिखना है रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है हमें कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर तो एक ही है। तो 2 करने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इधर 2 का गुणा करा देंगे। तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, पर इधर तो एक ही मैग्नीशियम है ना, तो इसलिए इधर भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो अब इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इनकी क्या विधियां हैं, क्या नियम है जी, तो समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्न बातों का जानना आवश्यक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसको रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए कुछ निम्न बातें हैं जिसको जानना आवश्यक है। अब वो क्या है जी, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, यहाँ पे अभिकारक रहेगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा इतनी बात आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये अभिकारक लिखा गया है, हाँ, जैसे कि एग्जांपल से मैं बता दूं, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल दिया था जिंक ऑक्साइड और H2SO4, ये क्रिया करके जिंक सल्फेट और H2O का निर्माण हुआ था। ये हमने एक एग्जांपल दिया था ना।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो अभिक्रिया से पहले ये जो पदार्थ होते हैं इन्हीं पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। मैं यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया के बाद ये जो पदार्थ बनते हैं इसी को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे यही हमसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है, ये टोटल अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के अणु सूत्र या प्रतीक पता होना चाहिए। अब मान लेते हैं जिंक ऑक्साइड ये लिखा गया है, और जिंक ऑक्साइड का हमें सूत्र नहीं पता होगा कि ZnO से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हम लिख पाएंगे रासायनिक समीकरण? नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नीशियम के तार यहाँ पे लिखा गया है, अब मैग्नीशियम का हमें Mg मालूम ही नहीं होता प्रतीक इसका, तो हम लिख पाते जी? नहीं लिख पाते। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अभिकारक और उत्पादों का अणुसूत्र या प्रतीक पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे ये आणविक रूप में है, ये भी आणविक रूप में, ये भी सभी आणविक रूप में है, ठीक है ना। तीसरी बात कि एक परमाणु तत्वों को, मतलब एक परमाणु वाले तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं, परंतु ऐसे भी तत्व हैं जो एक परमाणु वाले हैं, तो उनको रासायनिक समीकरण में उनके केवल प्रतीक द्वारा दर्शा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो Mg क्या है, ये आणविक रूप में नहीं है, तो ये एक परमाणु तत्व है, तो इसको केवल प्रतीकों द्वारा हमने दर्शा दिया है। तो वही कहा जा रहा है केवल हम प्रतीकों द्वारा दर्शा देंगे। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये तीनों नियमों का हम पालन करके रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अच्छे तरीके से, इसी तरीके से मन लगाकर आपको फोकस के साथ पढ़ाई करना है। और देखिए अभी क्लासेस पूरी तरीके से चल रही हैं, मैं आशा करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो चलिए दोस्त आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। पहली स्क्रीनशॉट, जैसे यहां पे हमने लिख दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अभी फिलहाल हम ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं एक एक करके पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रकार में आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझें आपको क्या कहा जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जब दो पदार्थ, सपोज डेट एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, मान लेते हैं ये ए पदार्थ है ये बी पदार्थ है। जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा यदि आपसे कोई कह दे तो इतनी बात कह देंगे कि नहीं, आप कह देंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर समझ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल से भी आपको बता देते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं दूं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे देता रहा हूँ, जैसे कि H2 + O2। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दो मात्रा में जल के अणु
जल के अणु यहाँ पे बनता है। मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल का निर्माण हो गया। तो ये हमारा देखिए, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए, ये भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि आराम से यहाँ पे मैं कहूँ, जैसे कि कार्बन है और इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए CO2, ये भी हमारा हो जाएगा। जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन से क्रिया कर लिया तो ये आपस में क्रिया की है सोडियम और क्लोरीन, तो ये क्या बना दिया, NaCl, मतलब क्या बन गया, लवण बन गया, नमक का एक लवण बन गया है। तो ये हम एग्जाम्पल आपको बताएं जहां पर दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सिंपल वे में समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाओं को हम देखेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। दूसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया, या जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्पीशीज, ध्यान से समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज, ठीक है ना, कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, तो उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को हटा देगा, बट मैं आपसे पूछूं स्पीशीज कहते किसे हैं, ये बताइए, स्पीशीज क्या होता है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा। तो स्पीशीज का मतलब होता है ना, इस स्पीशीज का मतलब होता है जैसे कि परमाणु हो गया, अणु हो गए, आयन हो गया, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। ठीक है ना, चाहे स्पीशीज में आ जाएंगे, परमाणु भी आ सकते हैं, अणु भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो परमाणु यदि आते हैं तो जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि अगर एग्जांपल में दूं तो जैसे कि कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर ले लेते हैं, CuSO4 को यदि हम Fe से क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, Fe से क्रिया हम करा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पीशीज दिखाई दे रहा है, स्पीशीज मतलब परमाणु दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर एक परमाणु है, तो ये क्या करता है, ये वाला जाता है एक स्पीशीज, मतलब ये Fe जाएगा और इस कॉपर के इसके स्थान से हटा देगा, हटाकर ये खुद इसके स्थान पे आ जाएगा, तो बनता है यहाँ पे क्या है, FeSO4 और प्लस Cu का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई, देखिए ऐसी अभिक्रिया, हम यही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, देख रहे हैं ना, हटा देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो Fe है ये कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है, तो हटा दिया है, तो ये जो पदार्थ, ये जो अभिक्रिया कहलाएगा वही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, स्पीशीज मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जी। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हम मेथेन को ले लेते हैं, CH4 को, इसको हम क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं। तो जब हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, अच्छा हम चाहें तो Cl, यहाँ पे Cl2 हम लिखें, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यही ना है कि Cl और Cl, यही तो है। तो इसको हम चाहें तो या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिख दें, तो थोड़ा सा हम इजी करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, Cl और Cl, इस तरीके से दो हमने लिख दिया। आप चाहे तो Cl2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे करता क्या है कि ये देखिए यहाँ से क्या करता है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि CH4 है तो या तो CH4 लिख दें, या इसी को अगर आप चाहें तो CH3 H भी लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अभी भी है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होता यहाँ पे ये है ना कि यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है, एक क्लोरीन इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है उसके स्थान पे, समझिएगा। मतलब होता है यहाँ पे ये है दोस्त कि अगर मैं आपको अच्छे से बता दूँ, चलिए मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे CH3H कर देते हैं, ये Cl2 को Cl और Cl करके कैसे तोड़ कर लिख दिए जिससे समझ में आएगा आपको। देखिए ये जाता है ना, ये क्लोरीन अब इस हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है, हटा देगा तो हटाएगा तो क्या बनेगा, और ये खुद ही इसके स्थान पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और Cl, समझ रहे हैं, CH3 और ये Cl आ गया इसके स्थान पर, तो आ गया तो CH3Cl बन गया। ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन से क्रिया कराकर ये हमारा HCl का निर्माण इधर हो जाता है, समझ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है, तो इस अभिक्रिया को ही हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये हमारा क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना, या क्लोरोमेथेन भी हम इसको कह सकते हैं। अगला आता है अंतक्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम मतलब होता है आगे की दिशा में चलती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, अग्रिम दिशा में चले, आगे की दिशा में चले और क्या होती है और पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल से हम इसको भी समझा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे 2 मात्रा में हम सोडियम को ले लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले तो 2 मात्रा में सोडियम को और यहाँ पे जल के 2 अणु ले लेते हैं। और जब हम इन दोनों की क्रिया आपस में करा देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, 2 अणु, और फिर से जल के यहाँ से अणु भी मतलब हाइड्रोजन के अणु भी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जी। देखिए कैसे क्या हुआ है समझिएगा। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा आगे की दिशा में चलेगा, अग्रिम अभिक्रिया कहलाते हैं और कंप्लीट भी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, यहाँ पे जल की 2 अणु हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया में समझा दूँ आपको। देखिए जल का अणु है H2O लिखें या इसी को HOH भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, HOH। देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसी को बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या करके। 2 सोडियम है ना, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2Na लिख दिया हमने। और ये 2 जल के अणु है तो एक HOH और एक और HOH, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब होता यहाँ पे ये है ना, कुछ होगा नहीं है ज़्यादा। यहाँ से ये OH दो जल के अणु है, OH ये है ना, ये 2 सोडियम के साथ जुड़ गए हैं तो ये 2NaOH बन गया है, समझ रहे हैं। देखिए 2 सोडियम था, 2 सोडियम, 2 OH है तो ये 2 OH भी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, 2 हाइड्रोजन ओनली बचे हुए हैं तो यही हमारा H2 ये हाइड्रोजन गैस बन के ये बाहर निकल गया, समझ रहे हैं। तो ये एक अग्रिम अभिक्रिया है जो हमेशा आगे की दिशा में ही चलता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल और भी दे सकते हैं आपको, जैसे कि हमारा KClO3। तो यहाँ पे हमने KClO3 को यहाँ पे ले लिया है और इसके मान लेते हैं हम 2 मात्रा में ले लिए, ठीक है ना। तो KClO3 को अगर हम 2 मात्रा में ले लेते हैं और इसको गर्म कर देते हैं, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 मात्रा में KCl निकल जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। और यहाँ पे कितने मात्रा में, यहाँ पर 6 मात्रा में
ऑक्सीजन के अणु, या मतलब ये 3 मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, ये भी अग्रिम दिशा का ही एग्जाम्पल है, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा आगे की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और 2 आपको एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस अभी तो हम केवल ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस मतलब अभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप लैब में इसको जाकर प्रयोग ना करें तब तक, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला आता है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है तथा पूर्ण नहीं होती है, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होती है, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया ना जो दोनों दिशाओं में चलेगी, ठीक है ना, मतलब आगे से पीछे, पीछे से फिर से आगे, दोनों दिशाओं में चलती है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। एक और है कि इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा चलती ही रहती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो जैसे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जैसे दूध से आपने दही बना लिया, परंतु अब फिर से चाहें तो दही से दूध तो नहीं बना पाएंगे। तो यही बात है क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे चल सकती है, पीछे तो नहीं चल सकती, अग्रिम दिशा में ही चलेगी, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब सिंपल सा क्या है, जैसे कि पानी है उसको आपने गर्म किया, तो गर्म किए तो वाष्प में बदल गया, फिर से वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से पानी में बदल जाएगा, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलता है, आगे और पीछे, तो और कभी भी पूर्ण नहीं होता है, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन हमने 2 मात्रा में यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे I2 2 मात्रा में यहाँ पे ले लिए और इन दोनों को आपस में क्रिया करा देते हैं तो 2HI का निर्माण हो जाता है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस बात को आप याद रखेंगे, क्या है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी है, आपको पता चला, नहीं चला। देखिए कभी भी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचान सकते हैं आप, जब भी ना, कभी भी आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कभी भी ऐसी अभिक्रिया इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, इस तरीके से 2 लाइन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों दिशाओं में, आगे की दिशा में भी और पीछे की दिशा में भी चलता है और कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे दूसरा, कि जैसे हाइड्रोजन आप ले लेंगे और NH3 तो मतलब नाइट्रोजन हम ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया कराते हैं तो NH3 का निर्माण यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं जी, अमोनिया का निर्माण यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण को संतुलित भी हमें करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे नाइट्रोजन को संतुलित करें तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो इधर 2 से गुणा करा दिए तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बट इधर 3 2 3 6 मात्रा में, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर 2 ही मात्रा में हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 से गुणा करा देंगे, तो ये अब समीकरण संतुलित हो गया। तो जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। इसीलिए कभी भी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसलिए इसको इस तरीके से, एक इधर से और एक इसके सीधा बैक से, इस तरीके से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। समझ गए? चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अपघटनीय अभिक्रिया।
अब अपघटनीय अभिक्रिया क्या होता है जी, समझ लेते हैं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, देखिए पहले ही कह दिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो केवल आगे की दिशा में चलेगी और कभी भी पूर्ण हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु क्या करता है, एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि दो मात्रा में यहाँ पे KClO3, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक अणु है। अब ये अणु क्या करता है, अब ये अगर टूटता है तो इस किस में टूटेगा जी, तो ये हमारा दो मात्रा में सबसे पहले KCl और यहाँ पे 3 मात्रा में ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है उष्मीय अपघटन। अब उष्मीय अपघटन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उष्मा के द्वारा इसमें क्या होगा, पदार्थ एक अणु से मतलब एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ले लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे ले लिया और जब इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो होगा यहाँ पे ये कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम है Ca, तो Ca यहाँ से निकला और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकलकर यहाँ पे ऐड हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक कार्बन बचा है तो कार्बन हमने लिख दिया, 3 ऑक्सीजन में से एक यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन बचे तो O2 यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारी कौन सी अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि H2O। तो यहाँ पे H2O जल के अणु है, इसको अगर हम उष्मा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दो मात्रा में यहाँ पे मतलब H2 और फिर से O2, ये इस तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से उष्मा भी निकलती है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे हम। उष्मा के द्वारा ये टूटता है जी, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। उष्मीय अपघटन का मतलब उष्मा के द्वारा कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगला आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलता है और कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको मैं दे दूं, जैसे कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो ये किस में टूटता है जी, तो ये सबसे पहले PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए PCl, यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन यहाँ पे है और 2 क्लोरीन यहाँ पे। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे ले लेते हैं NH3Cl। तो जब अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले
NH3 अमोनिया और यहाँ पर HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, NH3HCl है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ कर अच्छे से बताऊँ तो NH यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो पहले मैं चाहूँ तो NH3 और फिर से H लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और Cl है तो Cl में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे यही हुआ है जी, सबसे पहले तो NH3 निकला है और फिर से HCl है तो HCl निकल गया है, तो यही यहाँ पे हुआ है। तो ऐसी हमने क्या है, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही उभय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक कौन है जी, तो इधर वाला जो बनता है ना उसे अभिकारक कहते हैं, और इधर अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों के बीच क्या होगा, अणुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसी को कहते हैं जी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल से मैं बता दूं, जैसे NaCl है और इसको AgNO2 से हम क्रिया करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसकी क्रिया क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जी, हम जानते हैं सोडियम पे Na+Cl-, ठीक है ना, और यहाँ पे Ag+ और Cl-, इस तरीके से ये भी टूटेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक की ओर आकर्षित होता है। तो देखिए ये Na है ना, Na ये धनात्मक है, ये ऋणायन से क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो ये इससे क्रिया कर लेगा, तो ये क्या NaNO3 बन गया, और फिर से Ag और Cl, तो ये क्या बन गया, AgCl हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये अभिकारक ही तो हैं, इधर जो भी होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और इधर वाले को हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देख रहे हैं ना, पहले Na के साथ Cl था, ठीक है, Cl-, अब Na के साथ क्या जुड़ गया है, NO3 जुड़ गया है, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सभी अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। अगला आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित मतलब ऊष्मा निकलती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, परंतु यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है तो यहाँ पर 94 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा जल के अणु जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर H2O का निर्माण यहाँ पे करता है, H2O का निर्माण यहाँ पे करता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ से निकलती है। अगर मान लेते हैं कोई अभिक्रिया का ऊष्मा कितना निकल रहा है नहीं पता है, तो वहाँ पे ओनली आप Q बनाकर इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है मतलब निकलता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं।
तो याद रखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया समझ गए, जिसमें ऊष्मा देख रहे हैं ना निकल रहा है। अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ऊष्मा लेगा। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5। अब ये ऊष्मा को लेगा, तो ऊष्मा ये लेता है। जब ये ऊष्मा लेगा ना तो ये क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। समझ गए, जब PCl5 को ऊष्मा देते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। समझ ही रहे हैं। और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, देख रहे हैं ना, डबल यहाँ पे चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन आता है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, लाइट थोड़ी सी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। चेहरा अगर मेरा अच्छे तरीके से ना दिखाई दे तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। मोस्टली फोकस यहाँ पे करना है, आपको सब समझ में आ जाएंगे। चलिए इसका समाप्ति कर देते हैं, अब सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो अणु ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ हम ऑक्सीजन की क्रिया करा देते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और जब जुड़ेगा तो 2H2O का निर्माण यहाँ पे कर लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे 2 मात्रा में यहाँ पे कॉपर को हमने लिया और 2 ही मात्रा में हमने ऑक्सीजन से यहाँ पे क्रिया करा दिया, तो 2 मात्रा में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो दिख रहे हैं ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। दिख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ गया है, पहले अलग अलग थे अब जुड़ गए हैं, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है जी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकलेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे जिंक ऑक्साइड है और इसको कार्बन से क्रिया करा देते हैं, तो जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन से क्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस CO का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए पहले तो देखिए ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा हुआ था, बट अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल गया है, यहाँ से निकल गया है ना, जिंक तर से निकल गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। बट मैं आपको कहूँ ना, तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे आक्सीकरण, देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं इन दोनों में, तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे कार्बन है केवल, यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है, तो इसका मतलब इसमें आक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, आक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, या ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके लिए और ज़्यादा मतलब 100% लागू होगा, जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या जिसे आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब समझ रहे हैं, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों को मिलाकर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देख लेते हैं जी, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसको हमने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया,
तो जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, Cu प्लस H2O का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा जी? यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसमें था, बट अभी आप देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है जी? नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। बट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो हमसे यही ने कहा था जी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले लें, जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, तो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट आज के इस वीडियो में हो गया है। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और सीरियस अपने पढ़ाई के प्रति, तो उनको मैं बता दूं कि ओनली 99 रुपये में आपको पूरी आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री, ये दो मेरा सब्जेक्ट है, इन दोनों का आपको PDF नोट्स दिया जा रहा है, कंप्लीट फुल नोट्स। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे बताइएगा सर क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए या फुल नोट्स चाहिए। तो ओनली 99 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, नीचे नंबर है, आप चाहिए मैसेज करके वहाँ से मांग लीजिए। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।